नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज। आज हम आपको कराएंगे नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कराएंगे नियंत्रण यानी कि इसकी अवधारणा और प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले नियंत्रण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। प्रबंध में नियंत्रण का अभिप्राय या मतलब ऐच्छिक उद्देश्यों को कुशलता, किफायत कम लागत तथा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्य प्रगति की समय समय पर समीक्षा करने से, ताकि वास्तविक कार्य प्रगति अपेक्षाकृत प्रगति के अनुरूप हो सके, ऐसा हम चाहते हैं। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति व निर्धारण परिमापों के बीच विचलनों का पता लगाया जाता है और उनका खोज की जाती है और फिर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसकी परिभाषा है डेल हेनिंग के अनुसार, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। अब आती हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में सबसे पहली है, नियंत्रण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। प्रबंध के अनेक कार्य हैं, जैसे नियोजन है, संगठन है, नियुक्ति है, निर्देशन है, नियंत्रण है। ये सभी कार्य में नियंत्रण का महत्व सबसे अधिक है। यदि इनमें से इसको हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता, बेकार रह जाता है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पाता। दूसरा है सर्वव्यापक कार्य, परवेसिव फंक्शन। नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य कार्य है, क्योंकि यह सभी संगठनों, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक तथा सभी प्रबंध के स्तरों पर संपन्न किया जाता है, होता है। यह प्रबंध का ऐसा कार्य है जिसमें हर स्तर पर प्रबंध को विश्वास दिलाता है कि वास्तविक प्रगति निर्धारित योजना के अनुरूप ही है। तीसरा आता है, नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। नियंत्रण का अभिप्राय किसी ऐसी क्रिया से नहीं है जिसे केवल एक ही बार किया जाता हो अथवा एक लंबे समय के बाद दोहराया जाता हो, बल्कि इसकी आवश्यकता हर समय रहती है। नियंत्रण के अंतर्गत प्रगति की लगातार समीक्षा करनी पड़ती है। चौथा आता है, नियंत्रण प्रबंध की प्रक्रिया का आरंभ और अंत दोनों है। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंध की क्रियाओं के अनुरूप यानी शुरू में और अंत में दोनों में पड़ती है। इसमें पांचवा है, नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। नियंत्रण का संबंध परिणामों से होता है, क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, व विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। अब आता है इसका महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी महत्ता का इसी बात से पता चलता है कि प्रबंध के सभी कार्य में इसकी आवश्यकता है। नियंत्रण गलतियों को तो रोकता ही है, साथ ही वह भी बताता है कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कितनी क्षमता की जरूरत है। इसका महत्व पहला है, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। योजनाओं की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रक्रिया लागू की जाती है। इसके द्वारा विचलनों का अति शीघ्र पता लगाया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। परिणाम वांछित और वास्तविक परिणामों अंतर न्यूनतम हो जाता है। इसी प्रकार नियंत्रण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है।
परिणामों का कुशलता को जांचना, परिणामों की कुशलता को जांचना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक प्रबंधक नियंत्रण कार्य करते समय वास्तविक कार्य प्रगति और परिणामों को कुशलता परिणामों की तुलना करता है। वह यह जांचता है कि कहीं निर्धारित परिणाम सामान्य परिणामों से अधिक या कम तो नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो उसका पुनर्निर्धारण किया जाता है। तीसरा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नियंत्रण मानवीय एवं भौतिक साधनों के कुशलतम उपयोग को संभव बनाता है। नियंत्रण के अंतर्गत देखा जाता है कि कोई भी कर्मचारी कार्य निष्पादन में जानबूझकर देरी तो नहीं करे। इसी प्रकार सभी भौतिक साधनों का उपयोग होने वाली बर्बादी को रोकता है। नेक्स्ट आता है कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करना, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। नियंत्रण के माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने की जानकारी होने पर सभी कर्मचारी पूरी लगन से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कार्य का मूल्यांकन होगा, यानी उनके कार्य का मूल्यांकन होगा और प्रगति रिपोर्ट अच्छी न आने पर संस्था में उनकी पहचान, यानी अच्छे आने पर उनकी पहचान बनेगी। पांचवा है व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। नियंत्रण के लागू होने से व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित होता है। सभी वांछित क्रियाएं, चोरी, भ्रष्टाचार, कार्य में देरी, असहयोग की भावना आदि पर रोक लग जाती है। नियंत्रण चलता रहता है तो देखभाल। समन्वय स्थापित करने में सहायक, फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन इन एक्शन। संस्थागत उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए संस्था के सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। संस्था के सभी विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे विक्रय विभाग द्वारा माल के आदेश की पूर्ति करना उत्पादन विभाग द्वारा उत्पादित माल पर निर्भर करता है। नियंत्रण के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि क्या उत्पादन प्राप्त आदेशों के अनुरूप हो रहा है, यदि नहीं तो विचलनों के कारण की खोज की जाती है और सुधारात्मक कार्य करके दोनों विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। अब आता है नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके दो भागों में है। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी इंटर इंडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। दूसरा है नियोजन नियंत्रण में भिन्नता भी है, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि नियंत्रण एवं यानी नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर कैसे है। तो नियोजन के अंतर्गत यानी प्रबंध में नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों का गहरा संबंध है। इसके संबंध में महत्व को दर्शाते हुए प्राय कहा जाता है कि नियंत्रण यानी नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है और नियंत्रण नियोजन के अभाव में अर्थहीन है। यानी नियोजन नियंत्रण के अभाव में और नियंत्रण नियोजन के अभाव में अर्थहीन है। प्लानिंग इज ए मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो इसके दूसरा है नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है, तो इसमें प्लानिंग इज मीनिंग लेस विदाउट कंट्रोलिंग। नियोजन एवं नियंत्रण को निर्भरता के पहले भाग में कहा गया है कि नियोजन तभी सफल होता है जबकि नियंत्रण विद्वान या अर्थात यदि नियंत्रण विद्वान न हो तो नियोजन किया जाना व्यर्थ है। यदि प्रबंध में से नियंत्रण प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए तो संस्था के कार्यरत कोई भी कर्मचारी योजना के अनुरूप काम करने की बात की गंभीरता से नहीं लेगा उस बात को, और परिणाम ये होंगे कि उसमें योजनाएं असफल हो जाएंगी।
नेक्स्ट आता है नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक कार्य निष्पादन में की तुलना परिणामों से की जाती है। अतः यदि परिणाम निश्चित न किए जाएं तो नियंत्रण का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा और परिणाम नियोजन के अंतर्गत ही निश्चित किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा अथवा आधारहीन है। नेक्स्ट आता है नियोजन एवं नियंत्रण में भिन्नता। डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के बिना अपूर्ण एवं प्रभावहीन है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बीच कोई अंतर नहीं है। इसके बीच अंतर है। नियोजन आगे देखता है जबकि नियंत्रण पीछे। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हेयरएज कंट्रोलिंग इज लुकिंग योजना के लुकिंग बैक। योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई को निर्धारित करती हैं। इसके विपरीत नियंत्रण को पीछे देखने की प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक कुछ कार्य पूरा हो जाने के बाद ही यह देखता है कि कार्य परिमापों के अनुसार हुआ अथवा नहीं। अतः हम कह सकते हैं नियोजन आगे अर्थात भविष्य को में देखता है और नियंत्रण पीछे अर्थात भूतकाल में देखता है। लेकिन नियोजन एवं नियंत्रण में के अंतर को सभी तथ्यों के विपरीत भी कहा जा सकता है, अर्थात नियोजन पीछे देखता है जबकि नियंत्रण आगे देखता है। प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयरएज कंट्रोल इज लुकिंग अहेड। नियोजन के पीछे देखने का मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि नियोजन का निर्माण भूतकाल में हुई घटनाओं अथवा प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही किया जाता है। दूसरी ओर नियंत्रण भूतकाल में किए गए कार्यों का मूल्यांकन भी करता है, लेकिन उसमें सुधारात्मक कार्रवाई भविष्य के लिए ही की जाती है। दूसरा है नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया का पहला कार्य है और नियंत्रण अंतिम। प्लानिंग इज द फर्स्ट एक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरल प्रोसेस। प्रबंध की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है, जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन एवं नियंत्रण। इस क्रम से स्पष्ट हो जाता है कि नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया का प्रथम कदम है, जबकि नियंत्रण अंतिम। अब आते हैं इसकी प्रोसेस यानी नियंत्रण प्रक्रिया। इसमें 5 मुख्य कदम हैं इसके। प्रगति परिमापों का निर्धारण करना, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दूसरा है वास्तविक प्रगति को मापना यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और तीसरा है वास्तविक प्रगति के परिमापों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। और विचलनों का विश्लेषण करना, एनालिसिस, डिविजन्स और सुधारात्मक कार्रवाई करना। 5वां इसका ये नियंत्रण है। नेक्स्ट आता है इसमें, अब इसमें आप देख रहे हैं इसकी प्रक्रिया प्रोसेस ये है इसका। इसमें अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे हम यानी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसका परिमाप उस मापदंड से है जिसके आधार पर वास्तविक निष्पादन को मापा जाता है और परिमापों के गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों रूप में निर्धारित किया जाता है और ये इतने लचीले होने चाहिए कि आवश्यकता अनुसार इनमें सुधार किया जा सके। परिमापों के प्रकार, ये परिमाप के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संख्यात्मक परिमाप यानी क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ये ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें आंकड़ों में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे एक श्रमिक का 1 दिन का काम 10 इकाइयों का उत्पादन करना, प्रगति इकाई, कुल लागत 100 होना। गुणात्मक परिमाप क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, ये ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। और कर्मचारियों के मनोबल को मापना
ये गुणात्मक प्रगति का परिमाप है। इसे सीधे तरीके से नहीं नापा जा सकता है। इसको नापने के लिए श्रम परिवर्तन दर और अनुपस्थिति दर और झगड़ों की दर आदि को देखा जाता है। यदि ये तीनों की दर नीची है तो कहा जाएगा कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि है। अब आता है इसके आधार, बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी परिणाम निर्धारित करने के 4 आधार होते हैं। मात्रा यानी क्वांटिटी, किस्म क्वालिटी, समय टाइम और चौथा है लागत कॉस्ट। उत्पादन, विक्रय, स्टॉक आदि के संबंध होते हैं। और किस्म परिमाप कच्चे माल को तैयार करने के माल के संबंध में तथा ग्राहक सेवा, कर्मचारी मनोबल आदि ये सब इसमें होते हैं। और समय परिमाप उत्पादन में लगने वाला समय और इसी प्रकार श्रम का माल खर्चे का संबंध होता है लागत में। अब आता है परिमाप निर्धारित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहली है यानी इसमें इंग्लिश में देख लीजिए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड्स। परिमाप तर्कयुक्त, रीजनेबल होने चाहिए। ये न तो ऐसे हों जिन्हें प्राप्त करना बिल्कुल सरल हो और न ये ऐसे हों जिसे इन्हें प्राप्त करना बिल्कुल कठिन हो। पहली स्थिति में श्रमिक सुस्त हो जाएंगे, दूसरी में निराश होंगे। दूसरा है परिमाप मापने योग्य होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्हें हम माप ही ना सकें, यानी मापने योग्य होने चाहिए परिमाप। दूसरा है परिमाप लोचपूर्ण होने चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इन्हें बदला जा सके। चौथा है परिमाप सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि व्यक्ति जिनसे के लिए निर्धारित किया गया है वो आसानी से इसे समझ जाए। और पांचवा है परिमाप निर्धारित करते समय विचलन सहन करने की सीमाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे यदि निर्धारित करते समय उत्पादन 2000 इकाइयों के स्थान पर 1950 इकाइयों का हो जाए तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। ऐसा करने से थोड़े से ही विचलन पर अनावश्यक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी इसमें। और नेक्स्ट है इसके मापन की दूसरा है, अब ये दूसरा हो गया, दूसरा वास्तविक प्रगति की माप। इसमें दूसरे में वास्तविक प्रगति की मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वास्तविक निष्पादन का माप उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय ढंग से होना चाहिए और माप की उसी इकाई यूनिट में हो जिसमें परिमाप को निर्धारण हुआ है। दूसरा है सामान्यतः वास्तविक निष्पादन का माप पूरा होने पर ही किया जाता है, लेकिन जहां संभव हो निष्पादन का माप जब काम चल रहा हो उस समय भी किया जाना चाहिए। वास्तविक प्रगति के मापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रगति का मापन कार्य पूरा होने पर ही किया जा सकता है अथवा कार्य चल रहा हो तब भी हो सकता है। इसमें कहा जाएगा, कहना उचित है कि कार्य प्रगति का मापन दोनों दशाओं में हो सकता है। प्रथम जब कार्य चल रहा हो, दूसरा जब कार्य समाप्त हो गया हो। वास्तविक ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं इसको मापते समय। कार्य प्रगति के आंकड़े यथासंभव पूर्णतः सही होने चाहिए। दूसरा है ये आंकड़े निरंतर तैयार किए जाने चाहिए। तीसरा है प्रगति मापने के मापदंड वैसे ही होने चाहिए जैसे कि परिमाप में तय किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। और प्रगति मापन पद्धति शीघ्र विचलन स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। तीसरा है वास्तविक प्रगति की परिमापों से तुलना। वास्तविक प्रगति की परिमापों से तुलना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। इस चरण में वास्तविक प्रगति की तुलना परिमापों से की जाती है जो वास्तव में प्रगति और परिमापों का निश्चलन यानी डिविएशन की जानकारी प्राप्त होती है। विचलन दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक विचलन नेगेटिव डिविएशंस और धनात्मक यानी पॉजिटिव डिविएशंस। नियंत्रण प्रक्रिया में ऋणात्मक विचलन अर्थात प्रमाणित कार्य
से कम कार्य होने के कारण का पता लगाया जाना जरूरी है, लेकिन धनात्मक विचलनों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। धनात्मक विचलन का परिणाम वास्तविक कार्य से अधिक होना है। यदि यह जानकारी मिल जाए कि वास्तविक प्रगति अधिक होने का क्या कारण है, तो उन्हें और अधिक सुधार करके भविष्य में कार्य यानी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है विचलनों का विश्लेषण, एनालाइजिंग डिविएशंस। इस चरण में विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। विचलनों के विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित बातों को अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, क्या परिमाप प्राप्त हो सका? इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड? यदि हाँ, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, काम पूर्व की भांति जारी रहेगा और वास्तविक प्रगति का मापन होगा और शेष प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। इसके विपरीत आने पर नहीं है तो उसमें अगला ऑप्शन ढूंढना है। क्या विचलन स्वीकार्य हैं? इज डिविएशन एक्सेप्टेबल? यदि वास्तविक प्रगति परिमापित प्रगति से कम है लेकिन विचलन स्वीकार्य है, अर्थात ऐसा विचलन नहीं है कि उनके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत हो, तो पुनः कुछ नहीं करना और काम पहले की भांति आगे चलेगा। इसके विपरीत यदि विचलन अस्वीकार्य नहीं है तो अगले प्रश्न का उत्तर यह होगा कि क्या परिमाप स्वीकार्य हैं? इज स्टैंडर्ड स्टेबल? यदि परिणाम स्वीकार्य है अथवा उसमें कुछ भी गलत नहीं है तो विचलन के कारण की खोज की जाएगी, तत्पश्चात सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और बाद में इस पर काम आगे बढ़ेगा चलेगा। इसके विपरीत यदि निर्धारण प्रक्रिया किया गया ही गलत हो तो उसका आगे परिणाम पुनः निर्धारित किए जाएंगे। रिविजिंग दी स्टैंडर्ड, यदि परिमाप गलत हैं तो उनके फिर से निर्धारित किया जाएगा और नए सिरे से परिमाप निश्चित होगा और वास्तविक प्रगति का मापन होगा। अब आता है विचलन सहन सीमा, डिवीजन टॉलरेंस लिमिट्स। विचलनों को पूर्व निर्धारित यानी विचलन सहन सीमा के संदर्भ में देखा जाता है। यदि विचलन इस सीमा के बीच में है तो विचलन को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन विचलन में निर्धारित सीमा पार कर जाने पर उसकी रिपोर्ट तुरंत उच्च प्रबंधक को पहुंचाई जाती है। और वो 2 सिद्धांत हैं इसके। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एक संगठन की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना न तो बचतपूर्ण है और न ही सरल है। अतः उन क्रियाओं को पहले से ही निश्चित कर लिया जाना चाहिए जिनकी संगठन में सफलतापूर्वक भूमिका हो सकती है, यानी संगठन की सफलता में भूमिका हो सकती है, उनको पहले ही चिन्हित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, इन्हें मुख्यतः परिणाम क्षेत्र की रिजल्ट एरियाज कहते हैं और इसका परिणाम यह है कि प्रबंधकों को छोटी छोटी महत्वपूर्ण क्रियाओं में न उलझकर अधिक क्रियाओं में अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी उलझकर उन क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए जिनके विपरीत परिणाम आने के नुकसान हो सकता है। अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को महत्वपूर्ण विचलन आने पर ही सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। जहां महत्वपूर्ण विचलन का मतलब उन विचलनों से है जो कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी डूबत ऋण में 3% तक की वृद्धि स्वीकार्य कर स्तर मानती है तो इसका मतलब डूबत ऋणों में 3 तक की वृद्धि संबंधित सूचित किया आवश्यक है। अब आता है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण अपवाद के लाभ क्या है, यानी इसमें महत्वपूर्ण नियंत्रणों का ध्यान रखना है। इसमें महत्वपूर्ण विचलनों पर ध्यान देने से समय और प्रयासों की बचत होती है। प्रबंधक का ध्यान महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रहता है। छोटी छोटी समस्याओं
को हल करने के अधिकतर अधीक्षकों को सौंपने से अधीक्षकों का मनोबल बढ़ता है। महत्वपूर्ण समस्याओं को तुरंत पहचान कर संभावित हानि से बचा जा सकता है। इसके विचलन कारण है मानवीय कारण है। मानवीय कारण में कर्मचारियों की अकुशलता मुख्य है और अनिश्चित घटनाएं, इसमें हड़ताल है, तालाबंदी है, माल की कमी है, ये अनेकों है। विभिन्न रुकावटें, मशीनों के टूट फूट की, बिजली की आपूर्ति में बाधा और प्रमाप, गलत प्रमाप, रॉन्ग स्टैंडर्ड, बिक्री, लाभ, लागत आदि के बारे में गलत अनुमान लगाना, ये सब इसके। अब आता है 5वां, सुधारात्मक कार्रवाई करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम सुधारात्मक कार्रवाई करना है। इससे पूर्ण विचलन और इसके कारणों का पता लगाया जाता है। वास्तविक कार्य प्रगति में अड़चन बने कारणों एवं बाधाओं को दूर करने की होती है। सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य वास्तविक प्रगति को अपेक्षित प्रगति के अनुकूल बनाना है। ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। वास्तविक प्रगति में कमी को दूर करना, रिमूविंग डिविएशन इन दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे यदि उत्पादन की कमी मशीन की खराबी से हुई है तो मशीन को तुरंत ठीक करवा देना चाहिए तथा कर्मचारियों के अधिक समय तक काम करवाकर उत्पादन की कमी को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें, इसी कमी को भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकना, स्टॉपिंग दी रिपीटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जैसे मशीन की खराबी होने के कारण कार्य की गहराई से अध्ययन करके उसे उपाय करें ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न आए। सुधारात्मक कार्रवाई में ध्यान रखने योग्य बातें, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। पहला है सुधारात्मक कार्रवाई विचलनों के कारणों की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद की जानी चाहिए। दूसरा है यदि परिणाम गलत निर्धारित कर दिए गए हैं तो उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। और तीसरा है सुधारात्मक कार्रवाई इसी प्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए जिसका कार्य से सीधा संबंध हो। चौथा है कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए ताकि भविष्य में हानि से बचा जा सके। यदि सुधारात्मक हो तो नीतियां, कार्रवाई, नियमों आदि के परिवर्तन होना चाहिए। अब सुधारात्मक कार्रवाई करने के संबंध में एक विशेष बात यह है कि मात्र सुधारात्मक कार्रवाई कर लेने से ही नियंत्रण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, बल्कि यह देखना भी होता है कि इस कार्रवाई का वास्तविक परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा और नकारात्मक परिणाम मिलने पर पुनः सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, धन्यवाद।